आज हम कक्षा सप्तम के तृतीय अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस तृतीय अध्याय में हमारी बदलती पृथ्वी, ये जो पृथ्वी के अंदर जो बदलाव होते हैं उसका अध्ययन हम करने वाले हैं। यह बहुत ही एक रोचक विषय है। इस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे। कुछ वैसे तो ये पृथ्वी पर जो बदलाव है, यह पृथ्वी के अंदर जो बदलाव है वह एक सतत प्रक्रिया है। इस सतत प्रक्रिया के अंतर्गत हम पृथ्वी पर हो रहे चेंज के एक साक्षी रहते हैं। इसमें से कुछ बदलाव हम अनुभव करते हैं और कुछ को अनुभव नहीं कर पाते। कुछ जो चेंज होते हैं इस पृथ्वी पे, जो हम कभी देखते हैं, कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कभी कोई नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं था, कभी कोई स्थलाकृति नहीं थी। धीरे धीरे 10-5 सालों में भी कुछ बदल इस प्रकार के हो जाते हैं। कुछ घटनाक्रम होते हैं जिसके कारण वो बदलाव हमें दिखते हैं। तो इस प्रकार से इन बदलावों का अध्ययन करने के लिए हम आज इसका बड़ी ही रोचकता से इस पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में जो कंटेंट्स हैं उसको, विषय वस्तु को, विषय बिंदु को एक बार अगर हम समझ लें तो धीरे धीरे यह बदलाव हमारे लिए पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से और रोचक हो जाएंगे। हम देखते हैं कि ये पूरी पृथ्वी हो सकता है, जैसा कि पहले भूवैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं, ये सारे के सारे जो स्थल थे, स्थल भाग थे, वो एक साथ सटे हुए थे। पृथ्वी को देख के ये लगता है कि वो कहीं न कहीं एक ऐसे कोई व्यवस्था आई होगी जिसके कारण वो छिटक करके अलग हो गए और अलग अलग महाद्वीप के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ हो गए। भूवैज्ञानिक ऐसा भी अनुमान लगाते हैं कि इन सारे पृथ्वी के स्थल टुकड़ों को, सारे महाद्वीपों को अगर एक कर दिया जाए तो उसी फॉर्म में वो अलग हुए हैं, वो एक हो सकते हैं अगर चारों तरफ से पृथ्वी के जो स्थलाकृति है उसको एक करते हैं। धीरे धीरे कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी में बहुत सारे बदलाव आए हैं। आज जहाँ छोटे पहाड़ पठार दिखते हैं, हो सकता है वहाँ कभी वो पहाड़ पठार नहीं रहे हों या वो और भी बड़े रहे हों। कई ऐसी नदियाँ हैं जो कभी बहती थीं, जिसका प्रवाह क्षेत्र था, आज वो नदियाँ हमें देखने को नहीं मिलती, या तो वो सूख चुकी हैं, वो उनका अस्तित्व समाप्त हो चुका है, या फिर उनका प्रवाह क्षेत्र बदल चुका है। कहते हैं कि जैसे अपने यहाँ एक सरस्वती नदी बहती थी, पुराणों में तो इसका जिक्र है, यह बात सामने आती है, परंतु हम देखते हैं कि अभी सरस्वती नदी का कोई भी उसका प्रवाह क्षेत्र नहीं मिलता है। भूवैज्ञानिक उस सरस्वती नदी को भी, उसके प्रवाह क्षेत्र को भी अब अनुमान से, कार्बन डेटिंग के आधार पर उसका भी प्रवाह क्षेत्र खोजने में लगे हैं। बहुत हद तक उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। यह एक उदाहरण सिर्फ इसलिए है ताकि हम समझ सकें कि हम निरंतर पृथ्वी पर होते हुए बदलाव के एक हिस्से के रूप में हैं। अब इस बदलाव को सोचने, समझने, जानने की जो जिज्ञासा है, वो रोचकता को, हमारी रोचकता को बढ़ाती है। यही जिज्ञासा, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कहते हैं ये जो प्रमुख बदलाव जो पृथ्वी में हुए हैं, वो प्रमुख बदलाव किन कारणों से हुए हैं? तो ये प्रमुख बदलाव कुछ ऐसे, जैसे नदियों के प्रवाह क्षेत्र के कारण बदलाव। नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, उस प्रवाह क्षेत्र के कारण वो बदलाव, नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र में जो बदलाव आया, तो उस बदलाव क्षेत्र के कारण भी पृथ्वी के अंदर कुछ बदल दिखता है। जैसे
ये नदियों का जो प्रवाह क्षेत्र है, ये पहले इस रूप में ये नदी बह रही है, लेकिन कभी कभी इसमें से दो धाराएं ऐसे निकल गई, एक धारा ऐसी हो गई, एक धारा ऐसी हो गई। तो ये जो इसका प्रवाह क्षेत्र था, उस प्रवाह क्षेत्र में ये किसी कारण से यहाँ से यहाँ एक उभरा हुआ क्षेत्र आया और यहाँ से जो पृथ्वी के नदियों का प्रवाह क्षेत्र बदला, उसके कारण यहाँ स्थल का निर्माण हुआ, डेल्टा का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार के बहुत सारे परिवर्तन जो हमारे यहाँ देखने को मिलते हैं, उसका एक बड़ा कारण नदियों के प्रवाह क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण ही ये परिवर्तन दिखता है। ये जो प्रमुख बदलाव हम अनुभव कर रहे हैं, ये प्रमुख बदलाव जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने को मिलेंगे, एक बार आज हम केवल इसके विषय को इसकी रोचकता की दृष्टि से, ताकि आप इसको थोड़ा सा अध्ययन कर लें तो कल से इसमें सहूलियत होगी। आज हम उस दृष्टि से केवल इसके कंटेंट्स पे विचार कर रहे हैं। तो जो प्रमुख बदलाव हैं, तो एक तो नदियों के जो प्रवाह क्षेत्र के कारण जो बदलाव आए हैं, उसके कारण इसमें जो पृथ्वी में बदलाव हुआ, उसका इस चैप्टर में हम अध्ययन करेंगे। उसके साथ ही ये जो निर्माण बहुत सारे हुए, उन निर्माणों का भी इस घटनाक्रम में बड़ा ही अंतर पड़ता है। तो उस निर्माण का भी हम अध्ययन करेंगे। इस कुछ ऐसे निर्माण होते गए धीरे धीरे, ताकि उससे भी पृथ्वी के स्वरूप में परिवर्तन आता है। जैसे ये आगे हम अध्ययन करेंगे, ज्वालामुखी वगैरह, बाकी पिछले चैप्टर में हमने अध्ययन किया है कि उसके मैग्मा को बाहर आने के कारण भी कुछ परिवर्तन आए हैं, तो वो भी निर्माण के कारण हुए हैं। उसी प्रकार विध्वंस के कारण भी, जैसे कि फॉर्मेशन के कारण बदलाव होता है, उसी प्रकार डिस्ट्रक्शन के कारण भी, विध्वंस के कारण भी पृथ्वी के स्वरूप में ये परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के कुछ जो परिवर्तन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, आखिर में एक प्रश्न होता है, यह सब कैसे होता है? ये परिवर्तन, ये जो प्रमुख बदलाव हैं, इन लोगों जो प्रमुख ये बदलाव हैं, इनका जो परिवर्तन है, ये जो हुआ है, ये सब कैसे होता है? तो एक जो परिवर्तन है, स्थल मंडलीय जो प्लेट है, ये जो प्लेट जहाँ हम खड़े हैं, हम देखते हैं कि ये कई प्लेटें हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे। कभी कभी ये प्लेटें चलती रहती हैं, ये प्लेट हमको दिखती नहीं है, हमको महसूस नहीं होता, लेकिन इस पृथ्वी में इतना धीरे बदल होता है, इतना धीरे धीरे ये आपस में खिसकती हैं कि हमको इसका परिवर्तन पता नहीं चलता है, लेकिन ये खिसकते रहती है, चलते रहती है। तो इन प्लेटों में जो परिवर्तन होता है, उसके कारण भी यह बदलाव हमें देखने को मिलता है। तो स्थल मंडलीय प्लेटें जो हैं, ये बदलाव के एक प्रमुख कारण के रूप में आती हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने अभी बताया, ज्वालामुखी के बारे में पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा भी है कि उसका लावा, उसका मैग्मा जब बाहर आता है तो कुछ निर्माण करता है, कुछ बदलाव करता है, और वो एक कठोर सतह के रूप में वो पृथ्वी पर एक स्थायी रूप से अपना प्रभाव छोड़ जाता है, जिसको आग्नेय शेल कहते हैं। तो इसका भी अध्ययन हम पिछले बार में किए थे। इस चैप्टर में भी ये बदलाव के रूप में ये ज्वालामुखी कैसे हमारी पृथ्वी के बदलाव में एक प्रमुख रोल अदा करती है, रोल इसका है, उसका अध्ययन करेंगे। उसी प्रकार ये जो भूकंप आते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। और अभी जो लेटेस्ट भूकंप भारत में आया था, गुजरात में कच्छ के अंदर, उस कच्छ के भूकंप का भी हम केस स्टडी करेंगे। तो बड़ा ही रोचक एक सब्जेक्ट है। इस भूकंप के कारण भी जो बदल हुए, उसका भी
करेंगे, केस स्टडी का अध्ययन करेंगे। उसके बाद स्थलाकृतियों में जो परिवर्तन होते हैं, जो चेंजेस होते हैं लैंडफॉर्म में, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतियों में किस प्रकार के परिवर्तन हुए हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ जो सतत जो प्रक्रिया है उसके कारण धीरे धीरे वो स्थलाकृतियों में परिवर्तन हुआ है। तो नदियों के कार्य के रूप में भी कभी कभी स्थलाकृतियों में परिवर्तन होता है। जैसा मैंने इस नदी का उदाहरण देकर के बताया था कि इसके प्रवाह क्षेत्र के कारण भी जो ये पहले प्रवाह क्षेत्र का अंग हुआ करता था, वो अब प्रवाह क्षेत्र का अंग नहीं रहा, वह एक डेल्टा का रूप ले चुका है। तो इसके कारण भी परिवर्तन होते हैं। समुद्री लहरों के कारण जो वेव्स हैं, वर्क्स फ्रॉम, वो तो निरंतर हैं, तो वर्क्स फ्रॉम रिवर के कारण भी स्थलाकृति में परिवर्तन होता है। उसी प्रकार वर्क्स फ्रॉम वेव, उसके कारण भी समुद्री लहरों में जो वेव्स आते हैं, लहरें आती हैं, उसके कारण भी कुछ परिवर्तन होते हैं। उसी प्रकार वर्क्स फ्रॉम आइस, तो इन नदों के कारण जो है के कार्य के कारण भी परिवर्तन पृथ्वी में देखने को मिलते हैं। उसके बाद पवन के कार्य के अंतर्गत भी जो वर्क्स फ्रॉम विंड, इसका भी अध्ययन हम करेंगे। तो वर्क्स फ्रॉम विंड से भी स्थलाकृतियों में बदल होता है। तो एक बड़ा ही रोचक सब्जेक्ट जिसके साथ हम कल इस फैक्टर को आगे बढ़ेंगे। रुचि की दृष्टि से केवल हमने आज इसका थोड़ा कंटेंट्स बताया है। आप इसको थोड़ा तैयार करके रहेंगे, आएंगे तो कल से इस